जा रे ना जा, रोको कोई बसंती। स्टेशन आईडी ब्रेक नहीं, पे एक जाएं। शेर बोल दूं। कोई ऐसा भी हो अपनी इस दुनिया में जो ये कहे, तुझे दर्द मिलता है तो तकलीफ मुझे होती है। जी, या आईडी ब्रेक नया इंजीनियर है, आई डोंट नो उसको आईडी ब्रेक का पता है या नहीं पता। एक्सक्यूज मी द इंजीनियर, आईडी ब्रेक, आईडी ब्रेक, ब्रेक, कट कट कट। आईडी ब्रेक पे नहीं जा रहे हैं इसलिए कि हाँ, शायद वो उनको उसे पता नहीं नहीं है कि करना। आईडी ब्रेक भी होता है, तो है ना, अच्छा हो गया हमारे लिए, ज़्यादा अच्छा हो गया कि आईडी ब्रेक नहीं हो रहा है आज हमारे शो में। कंटिन्यू करेंगे। तो सारी फरमाइशें भी आज की पूरी हो गई। आज के एक सवाल, कमर्शियल ब्रेक लेने से पहले एक सवाल। जी जी। तो ये सवाल है विंग जोन का। विंग जोन, जी हाँ, अभी इब्राहिम भाई ने बताया बड़ा मज़ेदार विंग जोन का। जी जी। यमी ज़बी हलाल ओरिजिनल और बोनलेस विंग्स एंड बर्गर जीते 10 विंग्स, बास्केट फ्राइज़ एंड फाउंटेन ड्रिंक्स। लंच स्पेशल रोज़ाना 11 बजे से 4 बजे तक, $5.99 में बर्गर, विंग्स, फ्राइज़ एंड ड्रिंक। विंग जोन लोकेटेड एट 2115 ब्लूमिंगडेल रोड, ग्लेंडल हाइट्स में। इनका फ़ोन नंबर है 6306352280। आज का सवाल क्या है कि आप लोग क्या समझते हैं कि ख़वातीन के सबसे बड़े बड़े मसले क्या हैं? अजीब व गरीब सा सवाल है ना। बहुत सारे बड़े बड़े मसले हैं ख़वातीन के, लेकिन सबसे बड़े बड़े मसले जो हैं वो कौन पॉइंट आउट करेगा? इसकी आपकी इस बात पर मुझे एक दिल चाह रहा है एक इक्तबास कहने को। अच्छा, मैं समझा आपको ख़वातीन नहीं का नहीं, बहुत आप बड़ा अपना मसला है। सवाल कर लें, फिर मैं एक तो इक्तबास एक मसला मैं बताऊं। बता देता हूँ, ख़वातीन का वो हमेशा हाय ससुराली कहती रहती हैं। ख़वातीन का बहुत बड़ा मसला है, कभी भी वो ससुराल से खुश नहीं होती। हाय ससुराली कहती नहीं कहती? हाँ, सारी ख़वातीन खुश हो गई। हाँ, ये तो है बिल्कुल। हम चाहे सामने ना कहते हो, लेकिन दिल में तो ज़रूर कहते होंगे हाय ससुराली। ये एक बड़ा जी, मसला है। तो इसके लिए मैं कहूँगी मर्दों की कम अक्ली को कहूँगी कि वो ये क्यों समझते हैं कि औरतों के पास मसाइल है और वो हल नहीं कर सकती, और वो आप पूछ रहे हैं कि औरतों के बड़े बड़े मसाइल क्या हैं। मैं एक और बता दूं आपको, हाँ। हाय मोटापा। ख़वातीन हमेशा कभी भी खुश नहीं रहती, हाय मोटापा भी कहती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मसला तो है। औरतों की आपको एक साइकोलॉजी बताती हूँ, जी जिसके बिल्कुल बाद बताएं। आप ये सवाल करना भूल जाएंगे कि औरतों के मसाइल क्या है। हम्म, एक इक्तबास पढ़ना चाहूँगी जी अशफाक बिल्कुल। अहमद का। कोई रिश्ता निभाना या कोई जज्बे का इजहार करना कभी मुश्किल नहीं होता। सब एहसासात के दरअसल पैर होते हैं। कभी हमारा हुस्न सलूक और कभी बदलता हुआ बुरा रवैया देखकर कभी ये एहसासात भागकर करीब आ जाते हैं और कभी आहिस्ता आहिस्ता दूर चले जाते हैं। हमारी खुश मिजाजी और बदमिजाजी का यही फ़र्क हमें कभी किसी से करीब और किसी से दूर कर देता है, किसी के लिए मसला पैदा कर देते हैं, किसी के लिए मसला बन जाते हैं। तो अगर आप इस बातों को याद रखें कि हमारी बदमिजाजी और खुश मिजाजी ही मेन चीज़ है जो हमारी ज़िंदगियों को खुशगवार रखती है या बदमज़ा बनाती है और सज़ा बना देती है। मसला कुछ भी नहीं होता दुनिया में, ना औरतों के मसले हैं ना मर्दों के मसले। अच्छा, कोई हाय नहीं होती। चलिए। हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही है। और आप जवाब देना चाहें तो 8474751590। एटलीस्ट आपको ये विंग जोन का फ्री मील जीतने के लिए 3 ख़वातीन की हाय और बतानी पड़ेंगी। 2 हाय मैंने बता दी, हाय ससुराली और हाय मोटापा। कुछ और हायज हैं जो आप जानते हैं कि ख़वातीन उन पे भी हाय हाय करेंगी? 8474751590। और ये मर्द हजरात इसलिए भी कहते हैं औरतों के बारे में कि हाय हाय करती है, उनका मसला ये है कि उनको अपनी बीवियों की समझ नहीं आती। तो आपको एक और मज़ेदार नुस्खा बताऊं अपनी बीवियों से अच्छी तरह डील करने का, कि अपनी बीवी से ढेर सारी मोहब्बत करें मगर उसको कभी समझने की कोशिश ना करें, क्योंकि औरतों को शकी मर्द और टो लगाने वाले मर्द बिल्कुल पसंद नहीं होते। वो राजों को राज रखने में ही खुश रहती है। और इसकी जगह उल्टा मशवरा है शौहरों के लिए, औरतों को दूंगी, अपने शौहर से बेशक मोहब्बत करें मगर साथ में इसकी कमज़ोरियों को समझकर उसको एक मजबूत शख्सियत बनाने में मदद करें। चलें, लोग जब तक सोच रहे हैं कि और कितनी हाइज हैं ख़वातीन की, आप अच्छा। तो अक्सर शायरी सुनाती ही रहती हैं, तो आज मैं भी एक शायरी वाह, सुनाता हूँ अपने चलें सुनने वालों को। इब्तिदा कीजिए, इरशाद इरशाद। गुलाब चेहरों पे पड़ती खराश देखी है, बहुत करीब से रिश्तों की लाश देखी है। माशा। ख्याल और ख्वाब हुए खेलने के दिन उनके, नज़र में बच्चों की फ़िक्र माश देखी है।
कहीं ये देखे हैं आंधियों में घोंसले महफूज, कहीं पे देखे हैं आंधियों में घोंसले महफूज, कड़ी चट्टान कहीं पाश पाश देखी है, नमूने बिखरे हैं हर सिमत दस्ते कुदरत के, शजर की पत्ते की गुल की तराश देखी है, करीब रहता है शहर रख से भी जो इंसान की, हर एक नज़र में उसी की तलाश देखी है, किसी को झोंपड़ी काफ़ी किसी को महल भी कम, यहाँ दुनिया में हमने ये अजीब बूदो बाश देखी है। किसी को कोई हाय याद नहीं आ रही, मेरा ख्याल है कि आज का मील बचता हुआ नज़र आ रहा है। 8474751590। आज ज़रा मुश्किल सवाल था ना, गूगल की कोई हाय नहीं बता रहा ख़वातीन की, तो गूगल को आज मैंने बीट कर दिया। गूगल कोई नहीं बता रहा कि ख़वातीन और कौन कौन से ख़वातीन के मसले हैं जिन पे वो हाय वाय करती हैं। हाय ससुराली और हाय मोटापा मैंने दो बता दी थी। सोनी धरती और अनैर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहरहाल इनके इस सवाल के बारे में मैं मुश्तरक ही बात कहूँगा क्योंकि औरतें पूरा मान जाएंगी। जी जी। कोई भी चाहे वो मर्द हो चाहे वो आदमी हो वो मानने को साफ इनकार कर देते हैं मैं मोटा हूँ। मैं अपनी बीवी हूँ ना, बोलती है तूने मोटी औरतें नहीं देखी, तो बाहर जाके देख कितनी मोटी मोटी होती है, मैं मोटी हूँ कोई? कॉन्शियस नहीं होते ना मर्द, जो है ना वो कॉन्शियस नहीं होते ना। हाँ। कोई से मानने को राजी थोड़ी होता है आप उनको बोले तो। बिल्कुल। तो ये कोई औरतों का मसला तो नहीं है, मर्द भी मोटे होते हैं ना। हाँ, मर्द मर्द तो बोल देते हैं अरे नहीं मैं कहाँ मोटा हूँ। अरे जो मर्द तो हजरात तो जब मोटे होते तो बहुत ही बदनुमा लगते हैं। वो घर में दाखिल होने से पहले उनकी तोन दाखिल हो जाती है, हाँ। पता चल जाता है आ रहे हैं। वो औरतें दरअसल मेकअप शेकअप कर लेती हैं तो फिर भी अच्छी लगने लगती हैं, और आदमी बेचारा कहाँ मेकअप करेगा। कई जी। वो कई दिन से कपड़े नहीं बदले, बाल बनाए किसके लिए, वो कुछ ऐसे सिचुएशन तो नहीं हो गई है ना? आपके साथ? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, मैं समझा आपकी बात बता मेरा रही। ख्याल है आप इतने बिजी रहते हैं कि शायद बाल भी नहीं बनाते। आप कहते हैं ना मर्द तो कोई भी नहीं करते, मर्द बाल भी बनाते हैं, शेव भी करते हैं, हाँ, अच्छे अच्छे नहीं कर सकते ना। कपड़े भी पहनते हैं। वो गजल इसीलिए तो आई थी कि आप बाल बनाए किसके लिए और अच्छे कपड़े पहने किसके लिए। भाई औरतें तो सांवली रंगत भी छुपा लेती हैं ना पाउडर शाउडर लगा करके, आदमी कहाँ छुपाएगा? पाउडर लगाएगा, लिपस्टिक लगाएगा, क्रीम लगाएगा। हम्म। अच्छा, आप कोई बता अच्छा, सकते हैं आज आपको मैं मील देने के चक्कर में हूँ, आप कोई बता सकते हैं और कोई खवातीन की कोई हाय है ऐसी जो आप जानते हैं? नहीं मेरा खवातीन में कहाँ ताजा साफ का पड़ता है। चले मैं तीसरी भी बता देता हूँ। हाय खर्चे, खवातीन अक्सर कहते रहते हैं हाय खर्चे, खर्चे कभी उनके पूरे नहीं होते, हमेशा खर्चों पे अपने हाय हाय करती रहती हैं और अपने शोहर को बताते रहते हैं खर्चे पूरे नहीं हो रहे, हाय खर्चे। और तीसरे हाय भी मैंने बता दी, अभी भी लोगों को कोई हाय और समझ में नहीं आ रही। 8474751590। मैं लूँगा एक पैसों के बारे में तो बताती हैं मगर पैसों के बारे में बोलती हैं पैसे कम है, मगर कभी इमरजेंसी होती है तो कहीं ना कहीं से निकाल ही लेती ये है। बात तो आपने बिल्कुल बिल्कुल बहुत 100% सही करी है कि जब कोई ऐसी मुश्किल आती है तो कहीं ना कोई जो है ना वो निकाल लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। पैसे इधर उधर से कहीं ना कहीं से निकल ही आते हैं। मैं जी जी देखती हूँ जी हाँ, एक यही एक अच्छी बात है ना कि वो खवातीन को कहीं ना कहीं से बचत करके अपने पास रखती हैं, और जब हस्बैंड मुश्किल में हो तो वो कहीं ना कहीं से पैसे जरूर निकाल लेती हैं। लेकिन वो बहरहाल जैसे मुझे आप ये कहते रहते हैं कि तुम अपना पैर। डालती नहीं है, जी। हस्बैंड को मुश्किल में डालती ही वही है। अच्छा नहीं, लेकिन बात आगे। फर्ज होता है। आपकी आवाज कट रही है जावेद भाई, आप दोबारा कॉल कीजिएगा, लेंगे कमर्शियल सोनी ब्रेक। धरती और अनैर। वो जब पड़ोसन किसी पड़ोसन की शिकायत करती है हम्म या चुगली खाती है हम्म। तो उस पर भी औरतें कहती हाय। हाय ऐसा हो गया। मुश्ताक भाई आपने एक हाय तो वाकई बता दी, ये भी ज्यादा हाय तो मेरे ख्याल में सासे बहू के बारे में करती है। हाय हाय देखो ये कैसे कर रही है, हाय हाय हाँ, ये इसके मतलब किसी पड़ोसन की बुराइयां करती है, हाय अल्लाह उसको देखा कैसे नखरे करती है, कैसी बन भन तन के निकलती है, ये वो, तो उसको भी लोग करती है हाय। हाँ। लेकिन कम से कम 3 हाय बतानी थी जीतने के लिए, एक ही हाय बता सकें आप। बहुत शुक्रिया मुश्ताक भाई आपके लिए, आपकी कॉल के लिए। लेंगे कमर्शियल ब्रेक। सोनी धरती और अनैर। 8474751590। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रुबीना जी को भी कोई हाय याद आ मैंने गई। कहना था एक तो अपनी काम करने वाली को अपने जैसा जोड़ा पहन के कितनी जोर से हाय निकलती है। ये पाकिस्तान में होता होगा बहुत ना। नंबर 2, दर्जी ईद के दिनों में दर्जी बहुत हाय हाय करवाता है। हाँ बिल्कुल। और तीसरी बात ये है कि जब हस्बैंड को बात ना माने तो तब
अच्छा, मैं समझी बोलने लगी आपके हस्बैंड हाँ गंजा हो जाए तो फिर औरतों के दिल से हाय नहीं निकलती है। हाय 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 निकलती है, हाय मैं अब क्या मुन्ने के करूं। अब्बा, हाय मुन्ने के अब्बा, वो हाय ये बिल्कुल सही रुबीना जी, आप 3 आपने हाइज़ पे 3 हाय पहुंच गई बोल हैं। दिए। आप फिर से जीत गई हैं, इन 3 हाइज़ बिल्कुल सही हैं। ये विंग मैं फिर ज़ोन हाय हाय करती हूँ। आप अब गई नहीं अभी तक विंग्स खाने? असल में मेरे वो पाँव की तकलीफ थी, इस वजह से नहीं जा सकी थी। अब बहुत जमा हो गए, अब तो 4 हो गए मेरे ख्याल में, 3 या हाँ 4 जी, हो गए। अब आप वो प्लीज़ अब मुझे दे चले। देंगे 4। हाँ, हाँ, बिल्कुल दे देंगे। चलें ठीक, बिल्कुल, ओके। शुक्रिया जी बहुत बहुत। जी बहुत अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। ये काफ़ी सारी हाय हाय बता दी हैं और ये हुँ। बिल्कुल सही है। हाय बीमारियां, हाय शॉपिंग, हाय मुन्ने के अब्बा, हाय खर्चे, हाय मोटापा, हाय ससुराली। बहरहाल लेंगे कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद टॉक शो होगा और कुछ मेरी ये लीक्स पे भी बातें हैं। अगर कोई टीवी देख रहा है और वो नवाज शरीफ साहब ने इजलास में आके बातचीत शुरू कर दी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, अपडेट कीजिएगा कि वो क्या बात कर रहे हैं। बिरयानी पॉइंट 100% ज़बिया लाल गोश्त से तैयार करदा मज़ेदार इंडियन और पाकिस्तानी खानों का मरकज़, अथेंटिक हैदराबादी डिशेस, वीक डेज़ में लंच स्पेशल, मंडे थ्रू फ्राइडे सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक सिर्फ 699 में ज़बरदस्त मज़ेदार लंच करें। एक मुकम्मल रेस्टोरेंट बिरयानी पॉइंट, जहां आपको मिलेंगे हर तरह के डिशेस, समोसे, सैंडविचेस, हैदराबादी खाने, बिरयानी, वेजिटेबल डिशेस, चिकन टिक्का, कढ़ाई गोश्त, फिश फ्राई, नहारी, खीर, रसमलाई, गुलाब जामुन। एक मुकम्मल रेस्टोरेंट बिरयानी पॉइंट आज ही विजिट किए। लोकेटेड है 40 वेस्ट रोजवेल रोड, लंबार्ड, इलिनॉय में। सुबह 10 बजे से साढ़े 10 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहते हैं। इनका फ़ोन नंबर है 630-519-3815। अनमोल मीट एंड ग्रोसर्स, जी हाँ, अनमोल मीट एंड ग्रोसर ना सिर्फ एक अनमोल ग्रोसरी स्टोर है बल्कि 100% ताज़ा ज़बिया लाल गोश्त का मरकज़ भी है, जहाँ रोज़ाना ताज़ा गोश्त इनके अपने किंग्समैन स्लाटर हाउस से अशरफ पटेल की निगरानी में ज़बा होकर अनमोल ग्रोसरी आता है। शरिया बोर्ड से तस्दीक शुदा, फ्रेश पकाएं, फ्रेश खाएं, अनमोल से ग्रोसरी और गोश्त लाएं। उनका एड्रेस है 2753 वेस्ट डिवान एवेन्यू, शिकागो। रोज़ाना सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहते हैं। इनका फ़ोन नंबर है 872-2087-3373। किंग्समैन स्लाटर हाउस, लार्ज ट्रांजेक्शन ऑफ यूएसए, सदका अकीका, अतीका नहीं अकीका अक्सर जो है ना वो अकीके को मैं अतीका पढ़ा करता था जब छोटा था। तो कुर्बानी ये अपनी किसी तकरीब के लिए ताज़ा अपनी निगरानी में बकरे से बकराएं या खुद ये फरीज़ा अंजाम दे। पटेल की निगरानी पूरी फैमिली के साथ किंग्समैन स्लाटर हाउस आएँ, पिकनिक भी मनाएं, ताज़ा बकरे का गोश्त भी अपने साथ लेकर जाएं। शरिया बोर्ड से मंजूर शुदा रिटेल और होलसेल से भी कम कीमत में। जी हाँ, जब इतनी दूर ड्राइव करके जाएंगे आप, क्योंकि ये तकरीबन शिकागो के साउथ में ये किंग्समैन जो है ना वो स्लॉटर हाउस है, इनका तकरीबन 1-1.5 घंटे की ड्राइव है, लेकिन रिटेल और होलसेल से भी कम कीमत में गोश्त आपको वहाँ मिलेगा। ताज़ा गोश्त लाएं, डीप फ्रीज़र में रखें और रोज़ खाएं। 6260 साउथ किंग्समैन रोड, किंग्समैन इलिनॉय, मंडे थ्रू फ्राइडे सुबह 7 बजे से 3:30 बजे तक खुले रहते हैं। इनको फ़ोन करें पहले अगर आपका प्लान हो तो, बच्चों के साथ जाएं, फैमिली के साथ जाएं, गोश्त भी लेके आएँ, पिकनिक भी मनाएं, वहाँ पे पूरे पिकनिक जैसा भी सामान होता है। 773-610-4995। आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग, जी हाँ, सारे शहर में घूम के देख लें, आपको आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग जैसे प्राइस कहीं नहीं मिलेंगे और आपकी तलाश खत्म होगी। आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग पे ही आके, ये क्योंकि रविंदर सिंह रवि मेहनत ज़्यादा करते हैं, प्रॉफिट कम रखते हैं, इसीलिए आपको प्रॉफिट कम रखने की वजह से सस्ती प्राइस में कारपेट मिल जाती है। 6346 नॉर्थ क्लेमाउंट और डिवॉन के कॉर्नर पे लोकेटेड है। इनका फ़ोन नंबर है 773-988-0348। आके कारपेट्स एंड फ्लोरिंग। साबरी निहारी, शुरू से अब तक खानों का एक जैसा मेयार साबरी निहारी ने रखा है बरकरार। साबरी निहारी फाइन डाइनिंग का शाकार, पूरी फैमिली के साथ पाकिस्तानी खानों का लुत्फ़ उठाएं। जब भी अच्छे खाने का दिल चाहे, साबरी निहारी चले आए। इनका एड्रेस है 2500 वेस्ट डिवान एवेन्यू, शिकागो लेना है। कैटरिंग या रिजर्वेशन के लिए कॉल करें 773-465-3272 या वेबसाइट इनकी विजिट करें www.sabrinihari.com। शाही कुल्फ़ी अपने मेहमानों की खातिर तवाज़ो करें। शाही कुल्फ़ी से 4 मज़ेदार फ्लेवर्स में दस्तियाब, मलाई, मैंगो, पिस्ताशियो एंड आलमंड, और एक नया फ्लेवर भी इनके पास है, ऊबर स्वीट मैंगो ज़ाफ़रान के साथ। इतनी मज़ेदार कुल्फ़ी के मेहमान शादी में आएँ और शाही कहते हुए जाएँ। हलाल इंग्रेडिएंट से तैयार करदा मज़ेदार शाही कुल्फ़ी अपनी तकरीबात में शाही कुल्फ़ी ऑर्डर करने के लिए कॉल करें 6089021119। अपनी ग्रोसरी स्टोर और रेस्टोरेंट में शाही इजाफा करें। शाही कुल्फ़ी रखकर ऑर्डर के लिए फ़ोन करें 6089021119। इटालियन एक्सप्रेस, जी हाँ, ख़वातीन को इटालियन एक्सप्रेस ने खाना पकाने पे छुट्टी दे रखी है। काफ़ी टाइम से ख़वातीन ये छुट्टी जो है ना वो अवेल कर रही हैं और इटालियन एक्सप्रेस चले जाती हैं वीकेंड पे, गाड़ी में भर के अपने बच्चों और मियाँ जी को और पूरी फैमिली के साथ वीकेंड का लुत्फ़ उठाती हैं। वहाँ पे सिर्फ 99 में है
सुबह सुबह 12 बजे से शाम 4 बजे तक इनके पास बुफ़े होते हैं। बुफ़े में 24 से ज़्यादा रिवायती इंडियन पाकिस्तानी ग्रिल आइटम्स होते हैं, खाने होते हैं। अगर आप 24 डिशेस बनाने बैठेंगे तो सोचें पूरा दिन गुजर जाएगा, सुबह से रात हो जाएगी इंतज़ार करते करते, पर खाने 24 डिशेस पूरी नहीं हो पाएंगी। इसीलिए आप ये इस झंझट में ना पड़े, सिर्फ इटालियन एक्सप्रेस ग्लेंडल हाइट चले आएँ। 2041 ब्लूमिंगडेल रोड, ग्लेंडल हाइट्स। उनका फ़ोन नंबर है 605397 सुपर गिफ्ट एंड ग्रोसरी, जो लोकेटेड है 2305 वेस्ट 1 एवेन्यू शिकागो। जब इसका नाम आता है तो एक ही नाम जहन में आता है। जी हाँ, शिकागो के पान स्पेशलिस्ट मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन भाई होते हैं यहाँ पे। पान फोन कार्ड, पान के पत्ते होलसेल में चाहिए हो, पान की कैटरिंग करानी हो, अगर आपको अपने किसी भी तकरीब में पान की कैटरिंग करानी हो तो मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन भाई का याद रखें नाम, और इनका नंबर 7738179791 है। इनसे अच्छी बैग पान की कैटरिंग शिकागो में कोई नहीं करता। 8474751590। सोफिया, आपके पास हमारा दूसरे वाले कंप्यूटर में एक हमारे जो टॉक शो के स्पॉन्सर हैं अवामी बाज़ार, उनका आपके कंप्यूटर में जो ऐड है वो भी आप प्ले कर दें। जी, तो उसके लिए 7 ये सेकंड्स की आपने खामोश। अच्छा जो है ना वो मेरे मुंह पे टेप लगाने का जो है ना बहाना बना रखा है। ये अभी आप अवामी ऐड बोलते ही रहेंगे तो 7 सेकंड्स कैसे होंगे? कंप्यूटर में जो ऐड है वो भी आप प्ले कर दें। जी, तो उसके लिए 7 ये सेकंड्स की आपने खामोश। अच्छा जो है ना वो मेरे मुंह पे टेप लगाने का जो है ना बहाना बना रखा है। ये अभी अवामी आप ऐड। बोलते ही रहेंगे तो 7 सेकंड्स कैसे होंगे? कंप्यूटर में जो ऐड है वो भी आप प्ले कर दें। जी, तो उसके लिए 7 ये आपने अच्छा जो है वो मेरे मुंह पे टेप लगाने का जो है ना बहाना बना रखा है। ये अभी आप बोलते ही रहेंगे तो 7 सेकंड्स कैसे होंगे? कंप्यूटर में जो ऐड है वो भी आप प्ले कर दें। जी, तो उसके लिए 7 ये आपने अच्छा जो है वो मेरे मुंह पे। सोफिया, दीवान एवेन्यू पर आखिर ये सारी आवाम कहाँ जा रही है? सुहेल, ये लोग अवामी बाजार जा रहे हैं क्यों? क्योंकि पूरे दीवान पर सबसे अच्छी और सस्ती ग्रोसरी सिर्फ अवामी बाजार में ही मिलती है। जबिया हलाल गोश्त है इनके पास? ऐसा एथेंटिक जबिया हलाल के गैर जबिया साबित करने वालों को $50,000 का इनाम रखा गया है, जो गुज़िश्ता 10 साल से किसी ने नहीं जीता। आप ग्रोसरी और गोश्त लें, मैं वेस्टर्न यूनियन से पाकिस्तान पैसे भिजवा कर आता हूँ। अवामी बाजार वेस्टर्न यूनियन के ऑथोराइज्ड डीलर भी है, आप पैसे यहाँ से भी भिजवा सकते हैं। इनका एड्रेस है 2340 वेस्ट दीवान एवेन्यू, शिकागो, और इनका फ़ोन नंबर है 773-274-2333। क्या बात अवामी है, बाजार। क्या बात है अवामी बाजार की। अवामी बाजार। जी, ये तो हमारा अवामी बाज़ार का ऐड था। मैं रियली सॉरी हूँ, अवामी बाज़ार वालों से हमेशा ऐसा बजता है। दैट्स नॉट माय फॉल्ट, इट्स कंप्यूटर में। लेकिन अच्छा है, कभी-कभी इको बजने से इट इज़ प्लेड ट्वाइस, 2 मरतबा बज जाता है इस तरह तो। जी, उसे सेल फ़ोन की कोई प्रॉब्लम थी, शायद उसे ठीक कर दिया गया है। सेल फ़ोन पे अब आ रहा है कि 8474751590, और टॉक शो के स्पॉन्सर हैं अवामी बाज़ार। जी सोफिया, आज आपके टॉक शो का क्या मौजू है, क्या बात जी, है? मुझे 2 मिनट और चाहिए, अगर आप 2 मिनट 2 में। मिनट में, अगर आप 2 मिनट ले रही हैं कोई बात नहीं, क्योंकि मैं मदर्स डे पे बात नहीं कर सका था, और मदर्स डे पे मुझे बात करनी थी अपने सुनने वालों के साथ। तो मदर्स डे पे फ़ोन की रेडियो की प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर सका था, तो थोड़ी सी जब तक मैं कुछ बातें मदर्स डे पे कर लेता हूँ, आप जो है जी, ना वो अपने टॉक शो को जो है ना, ये मेरे गैदर करूँ पॉइंट्स में। जी, पॉइंट्स बिल्कुल। आप गैदर करें ज़रा सा, वो जो है ना मैं ज़रा दूर हूँ, वो फ़ोन वो बटन ऑन कर दें म्यूज़िक का ऊपर से। ओके। जी सामिन, लास्ट वीक क्योंकि हम लोग लाइव नहीं थे और मदर्स डे पे मुझे बातें करनी थी, तो चले मुझे टाइम मिल गया इस बहाने बात करने का, जब तक वो अपने टॉक शो को गैदर कर रही हैं। क्या मदर्स डे, वैसे तो दुनिया में हर रिश्ते की एक अपनी अहमियत है, हर रिश्ते की एक अपनी अहमियत है, इस बात से तो आप एग्री करते हैं ना। मगर दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अहम रिश्ता है वो है माँ और औलाद का। अब औलाद में चाहे लड़की हो कि लड़का हो, वो सबसे अहम रिश्ता है, चाहे ये इंसानों में हो या जानवरों में। जानवर भी उतना ही प्रोटेक्टेड होता है अपने बच्चे के लिए जितने माँ अपने बच्चे के लिए प्रोटेक्टेड होती है। तो इंसानों जानवरों में ये एक बहुत अहम रिश्ता है, और इसी रिश्ते के खालिस होने की वजह से कायनात हयात चल रही है। अगर ये रिश्ता इतना खालिस नहीं होता ना, बाकी तो सारे रिश्तों में मिलावट आ गई, बहुत लड़ाई झगड़े ये वो हुआ करते थे किसी ज़माने में खालिस, लेकिन अब नहीं रहे। लेकिन ये एक रिश्ता जो है हमेशा से खालिस है, और इसी रिश्ते यानी माँ के रिश्ते को दुनिया भर में मई के महीने में मदर्स डे के नाम से मनाया जाता है।
जो आप भी मनाते हैं, सब मनाते हैं। ज़रा माँ के बगैर ज़िंदगी का तस्वुर कीजिए कि आपको सिर्फ अंधेरा और खालीपन ही दिखाई देगा। माँ बनी नौ इंसान के लिए अल्लाह ताला की जानिब से एक अनमोल तोहफ़ा है, जिसकी मोहब्बत खालिस और लाजवाल होती है। दुनिया में जिसके पास माँ है वो सबसे खुशकिस्मत है। इसीलिए वो डायलॉग थे वो फिल्म के, और वो डायलॉग इसीलिए इतने मशहूर हो गए। मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, दौलत है, तेरे पास क्या है? उसने जवाब दिया, मेरे पास माँ है। बात ही ख़त्म हो गई जी। दौलत, बंगला, गाड़ी लेके क्या करोगे, माँ है तो। अब पाकिस्तान में भी अब इस दिन को बड़े ज़ोरों शोर से मनाया जाने लगा है, क्योंकि पहले तो ये त्यौहार यूरोप का था। अब क्योंकि दुनिया ग्लोबल विलेज बनती चली जा रही है, अगर आप 80s में 90s में चले आए तो इतनी जो है ना वो क्लोज नहीं हुई थी दुनिया एक दूसरे से, मीडिया इतना ज्वाइन नहीं हो गया था, टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की हुई थी। लेकिन अब तो दुनिया में जो जहाँ भी होता है एक सेकंड में, एक मिनट में आप तक पहुँच जाता है। तो ये ग्लोबल विलेज बनती चली आ रही है दुनिया। और ये अब त्यौहार जो है ना वो पाकिस्तान में भी मनाया जाने लगा कि चलो जी माँ के दिन हम भी मनाते हैं। लेकिन अमेरिका का ये त्यौहार था, क्योंकि यहाँ डिफरेंट कल्चर है अमेरिका का, यूरोप का। नहीं, इसको पाकिस्तान में राइज करने में जो है ना सबसे अहम किरदार अदा किया है इस मदर्स डे को, वो मीडिया ने। मीडिया की पावर से तो आप सभी वाकिफ़ हैं, जो चाहे करवा लें। इसीलिए तो कहता हूँ कि मीडिया, अगर पाकिस्तान का मीडिया जो है वो एक अच्छा पॉजिटिव रोल अदा करने लगे तो शायद उनकी आमदनी तो कम हो जाएगी, लेकिन लोगों में जो एक बेसुकूनी सी जो है, एक जो गलत सी चीज़ राह पे चल रहे हैं, वो ख़त्म हो सकती है। लेकिन बहरहाल मीडिया बहुत पावरफुल होता है, ये सही है गलत इस बहस में तो मैं नहीं पढ़ूंगा। मगर एक दिन माओ को अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर उनको खुराज तहसीन पेश करना, उनको सरप्राइज़ गिफ्ट देना, डिनर पे लेके जाना, उनसे मोहब्बत और इज़्ज़त का इजहार करना, उनको याद रखना उनकी खिदमत को जिन्होंने आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए की, तो बेटर देन नथिंग। तो अगर कोई अच्छी चीज़ है और उसको कोई अडॉप्ट करता है तो ठीक है, अच्छी बात है। ऐसे तो हर डे ही मदर का होता है। लेकिन इस चीज़ का, इस बात का, इस मुआशरे का, हमारे मुआशरे का एक जो है ना वो एक तारीख पहलू भी है। जिस दुनिया में जहाँ आपको करोड़ों लोग हैप्पी मदर्स डे मनाते हुए मिलेंगे, उनकी खिदमत का इतराफ़ कर रहे होंगे, उनको अपना सब कुछ कह रहे होंगे, अपनी कामयाब ज़िंदगी का सेहरा उनके सर बांध रहे होंगे, इसी माशरे में ऐसी माएँ भी हैं जो ओल्ड हाउस में अकेली बेटी बच्चों को याद कर रही हैं, जिनको उनके औलादों ने ज़िंदगी की दौड़ में तन्हा छोड़ दिया होगा। जिस माँ ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उसी सहारे को छोड़ दिया होगा। कितने अफसोस की बात है ना। तो इसके लिए मैं ये हदीस कहूँगा कि बदनसीब हैं वो लोग जिनकी माँ बुढ़ापे तक पहुँचे और उन्होंने उनकी खिदमत ना की हो। जिसने पूरी ज़िंदगी आपकी परवरिश में लगा दी, उसे हमने बुढ़ापे में डम कर दिया। खैर मैं यही कहूँगा, क्योंकि सोफिया मुझे क्यों दे रही है कि उनके टॉक शो का टाइम हो गया। आज मैं नहीं बिल्कुल, मैं आप टॉक शो करें। मैं सिर्फ ये आखिर में कहूँगा कि इंसान को उसके कर्मों का सिला इसी दुनिया में मिल जाता है। दैट्स इट जी। मैं यही सोच रही थी आज फिर मेरे ख्याल में लगता है कि सोहेल के पॉलिटिकल सेगमेंट वो हो जाएंगे, नहीं कट हो जाएंगे। मैं बहुत जोरों शोर से जो है ना नवाज शरीफ की जो तकरीर होने तो वाली लेकिन है अब मैं पनामा टॉक शो लीक्स का, पे जी, आप यू नो टॉक व्हाट शो टाइम इज इट? 11:24 बिल्कुल शुरू करें। अच्छा चलिए, आज मेरा टॉपिक है सच और झूठ। आर यू अ लायर और आर यू अ ऑनेस्ट पर्सन? उस पे बात करते हैं। व्हाट डू यू जज अबाउट योरसेल्फ? क्या आप कहाँ खड़े हैं? आर यू एन ऑनेस्ट पर्सन और आर यू अ लायर? आज मैं बात करूंगी, लेट्स गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ जज। जज की ज़िंदगी का बात करते हैं। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि एक कातिल को, एक मर्डरर को पहचानने के लिए दो फरीकों में चंद घंटे की कोर्ट की सुनवाई में जो फैसला करता है जज, क्या वो हमेशा सही होता है? क्या इंसान का जहन इतना शार्प हो सकता है कि वो 2-3 घंटे में हर दफ़ा सही फैसला करे कि जिसको कत्ल की सज़ा सुनाई जा रही है वाकई वो कातिल है? आप ये सोचें कि इवन इतने एडवांस मुल्क यानी अमेरिका में भी बहुत से ऐसे केसेस के लिए गवर्नमेंट ने बहुत बड़े बड़े जुर्माने अदा किए हैं जो रॉन्ग डिसीजन पर किए गए हैं। इसमें जज का मेरे ख्याल में कोई कसूर नहीं। दो वकीलों में जो बातों का माहिर होगा वही जज को कन्विंस कर सकेगा कि उसका क्लाइंट इनोसेंट है।
ऐसे लोग हमें ज़िंदगी में हर तरफ बिखरे मिलते हैं, जो बातों के जादूगर होते हैं। और उन्हें दुनिया में ऐसे बहुत से कमज़ोर शख्सियत के लोग भी मिल जाते हैं, जो इनके अल्फाजों की जादूगरी में फंस के रह जाते हैं। इन्हें ऐसी जादूगर की हर बात सही लगती है। इंसान कश्मकश में फंसा हुआ नजर आता है हर वक्त इस दुनिया में आजकल। घर में वालदैन कुछ और नसीहत कर रहे होते हैं। 1 सेकेंड। घर में वालदैन, मैंने कहा, कुछ और नसीहत कर रहे होते हैं, और मॉडर्न भाई बहन और हम उम्र दोस्त कुछ और नसीहत कर रहे होते हैं। स्कूल और कॉलेजों में कुछ और टीचिंग्स मिल रही होती है, डिफरेंट डिफरेंट मोरल्स के एग्जांपल्स दिए जाते हैं कॉलेजेस में। और उसके अलावा दे ऑल द टाइम दे आर यूजिंग इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, जो हमारे आपने कॉलेजों में देखा होगा। स्कूल में देखें, छोटी एलिमेंट्री स्कूल्स में भी जो शुरू में सिखाए जाते हैं वो उनके इडियम्स और प्रोवर्ब्स है। बड़े अच्छे सॉन्ग्स के ज़रिए और बच्चों को पोइट्री के ज़रिए सिखाए जाते हैं कि इंसान फिर ऐसे में फंस के रह जाता है। इंसान मशरिक़ की तरफ जाने की कोशिश करता है तो ज़माना उसे मगरिब की तरफ घसीटता है। बच्चे बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो जाएं तो रिश्ते मिलना मुश्किल होते। बच्चे बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए तो वालिदैन खौफ खुदा और अपनी आकबत से डर कर खुदा से दुआ करते नज़र आते हैं कि ए अल्लाह, हमारे बच्चों को राह हिदायत दिखा। शौहरों ने एक शादी पाकिस्तान में की है तो दूसरी यहाँ, और उनका कहना है कि इस गोरी मेम से और सुनहरी बालों वाली मेम से मुझे मोहब्बत हो गई। एंड एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। ये एक प्रॉवर्ब जो अक्सर हमारे देसी लोग भी यहाँ अमेरिका में आके इस्तेमाल करते हैं। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। तो आज के टॉक शो का मेन थीम है कि वो कौन सी मीज़ान लटकाई जाए, या वो कौन सी मीज़ान है जो हर कोर्ट के बाहर, हर जस्टिस डिपार्टमेंट के बाहर जो चीख चीख कर कहती है कि यहाँ पर इंसाफ किया जाता है। वो इंसाफ जो जजों और वकीलों की कई बरस की तालीम पर मबनी होता है, मगर इसके बावजूद यही जज और वकील की ज़िंदगियों को गलती से मौत की सज़ा भी सुना देते हैं, और फिर नादिम और शर्मिंदा होकर अक्सर पेन के साथ अपनी ज़िंदगी का सागर भी तोड़ देते हैं। ऐसे बहुत से आपने जजों की कहानी सुनी होगी, लाइफ हिस्ट्री के, जहाँ पर उन्होंने गलत फैसला किया, उनके गिल्ट की वजह से उनके नफ्स ने उनको इतना शर्मिंदा किया, उनके ज़मीर ने उनको कितनी मलामत की कि उन्होंने सुसाइड कर ली। ये तो खैर इतने सालों की तालीम के बाद जज और वकीलों के दर्जे पे पहुँचते हैं, मगर एक आम इंसान अपने आप को गलतियों से कैसे बचाए? राह में पड़ी दलदल से अपने दामन को कैसे बचाए? दुनिया के लोगों की बात करें, उन नसीहत की बात करें, उन मॉडर्न तालीम की बात करें जो आजकल स्कूलों और कॉलेजों में मोरल्स के नाम पर और प्रोवर्ब्स के नाम पर मिसालें देकर दी जाती है, जो लोगों को सही राहों से भटकाने में एक जादूगर की तरह असीर करती है। उनके अपने अल्फाजों में, उनके दिए हुए सबक में कितना तजाद है, आज इस पे बात करते हैं। यानी वो प्रोवर्ब्स, वो इडियम्स जो हमें सिखाए जाते हैं स्कूल कॉलेजेस में, जिसे हम अक्सर गोल्डन वर्ड्स का नाम देते हैं, और गोल्डन वर्ड्स का नाम देते हैं, और अक्सर हम उसे प्रिफर करते हैं कि हमारे बच्चों को ये याद हो, ताकि वो ज़िंदगी में उसे बार बार इस्तेमाल करें, उसे याद रखें, और उसी तरह उसकी तरह से एक्शन लें। मतलब अपने हर एक्शन को उस पर कसौटी पे रख के एक्शन लें। तो इन्हीं के दिए हुए सबक में, यानी अमरीकी मगरबी तालीम के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि उन्हीं के प्रोवर्ब्स की मैं मिसालें देके आपको बयान करना चाहूँगी, और उसे चैलेंज करना चाहूँगी कि ये इनके अपने दिए हुए सबक में कितना तजाद है, कितना झोल है। उनकी नसीहतों का एक अंदाज़ वो मॉरल लेसन है जो अक्सर, मैंने कहा, कॉलेज और स्कूलों में अक्सर इवन एलिमेंट्री क्लासेस में प्रोवर्ब के बहाने पढ़ाए जाते हैं। अब इनका एक ही पहले लें, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। यानी मोहब्बत हासिल करने के लिए झूठ, फरेब, धोखेबाजी सबसे काम लिया जा सकता है, और जंग में बुज़दिलों की तरह पीठ पर भी वार किया जा सकता है। क्या ये सबक सही है? दूसरी तरफ यही लोग कहते हैं लव एंड ट्रस्ट गो टुगेदर। जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि मोहब्बत जंग में सब जायज़ है, यानी आप मोहब्बत में झूठ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फरेब भी दे सकते हैं, धोखेबाजी भी कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ लव एंड ट्रस्ट ग्रो टुगेदर, ट्रस्ट कहाँ से आ गया फिर इसमें? वाह, बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट निकाला आपने। सेकंड, इनका एक और मिसाल ले लें जो बड़ा इंप्रेशन इन लोग हमेशा यूज़ करते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। दूसरी तरफ कहते हैं नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। अब इनकी आप किस बात पे अमल करेंगे और किस बात पे अमल नहीं करेंगे? एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, यानी कि अगर एक फ़िलासफ़र आ जाता है या कोई शायर आ जाता है जिसने बहुत कुछ स्टडी किया है, बहुत आगे तक वो गया है, उसकी शायरों की किताबें छप गई हैं, या कोई फ़िलासफ़र है जिसने कहीं कहीं बुक्स लिख डाली हैं, आप उसके हुलिये से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जब आएगा सामने तो उसके बाल बिखरे हुए नहीं होंगे,
वो बाल बड़ी सादगी से, बड़े अच्छे नफासत से बने हुए होंगे, उसके कपड़े बड़े आयनशुदा होंगे। अगर वो इन चीज़ों की तरफ ध्यान देने लगा तो वो बुक्स कब लिखेगा, रिसर्च कब करेगा? तो ये कहाँ से सही हो गया कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। और फिर वो कहते हैं नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये भी सही नहीं होता। आप किसी के फर्स्ट इंप्रेशन से, यानी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जिस तरह आया है, बहुत सूट बूट पहन कर आया है, आप उसे नौकरी पर रख लेते हैं। पता चलता है कि आपने उसकी पूरी हिस्ट्री नहीं देखी, उसका पूरा रिकॉर्ड नहीं देखा, और बहुत बड़ा घपला करके वो चलता बनता है। अब इन दोनों में से आप बताएं किसका किसका सही है। और उसके बाद एक और प्रॉवर्ब की मिसाल दूंगी, 2 heads are better than 1। आप समझते हैं कि 2 heads हर चीज़ में बेटर देन 1 होते? अव्वल तो हम लोगों की सोचें, हर इंसान की अपनी सोच होती है, अपना राय होती है, अपने डिसीजन होते हैं। कभी भी वो ये नहीं हो सकता है कि 2 लोगों की राय एक जैसी हो। अब अगर आम दिनों में बात करें तो 2 बेहतर इसलिए भी नहीं होते कि कोई भी शरारत करने या गलत काम करने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत होती है। कभी कोई अकेला इंसान कोई शरारत, कोई गलत काम नहीं कर सकता। एक और मिसाल, नो थैंक यू एंड सॉरी इन फ्रेंडशिप। नो थैंक यू एंड सॉरी इन फ्रेंडशिप, ये तो मैजिक वर्ड्स है जो हमें हर हाल में इस्तेमाल करने हैं दुनिया में रहते हुए। सॉरी, थैंक यू, प्लीज़। इसकी मिसाल अब मैं दूंगी कि ये मैजिक वर्ड्स कितने ज़रूरी हैं लाइफ में। इसकी मिसाल अब मैं दूंगी तो उससे यही गलत हो जाता है कि जो आजकल के मॉडर्न ज़माने के प्रोफेसरों ने या स्कूलों में ये सिखाते, और ये हमारे बच्चों के जहनों में डाला जाता है कि नो थैंक यू एंड सॉरी इन फ्रेंडशिप। आप समझते हैं कि कोई भी रिश्ता, कोई भी इंसान अगर थैंक यू ना कहे कोई किसी के फेवर करने पर, यानी अगर भाई बहन का रिश्ता ले लें कि अगर बहन की शादी पे भाई मेहनत करके जहेज बनाता है, तो क्या वो एक थैंक यू डिजर्व नहीं करता? और आप कह दें कि नहीं नहीं ये रिलेशनशिप ऐसा है, नो थैंक यू एंड सॉरी। और फिर कोई हस्बैंड और मियाँ बीवी में लड़ाई होती है और वो बातें दिल में रह जाती है। आप किस तरह कह सकते हैं कि आप बगैर कोई थैंक यू या बगैर कोई सॉरी या बगैर कोई प्लीज़ बोले आप सामने वाले को कन्विंस कर देंगे? अब ये बात कितनी हद तक सही और गलत है मैं आपको प्रूव करूंगी। ऐसी बहुत सी अच्छी बातें हमारे बच्चों को स्कूलों में, कॉलेजों में सिखाई जाती है, और इतना कंफ्यूज किया जाता है कि अक्सर इंसान एथिस्ट बन जाते हैं। अब ऐसी कौन सी कसौटी, कौन सा मीज़ान लाया जाए या इजाद किया जाए जिसकी हिदायत पर चलकर इंसान कभी ना भटके? वो मीज़ान, वो कसौटी को चले एक ही प्रॉवर्ब के ज़रिए मैं प्रूफ करना चाहूँगी। आज का प्रॉवर्ब लेते हैं। आज का प्रॉवर्ब क्या लें, बताएं कौन सा? मैं सोच रही हूँ कि आज का प्रॉवर्ब नो थैंक यू, चलें यही अच्छा रहता है। नो थैंक यू एंड सॉरी इन फ्रेंडशिप, यानी कि रिलेशनशिप में, कोई भी अगर रिलेशनशिप है उसमें नो थैंक यू एंड सॉरी कहा जाए। अब इस बात में आप समझते कि सच्चाई है, इंसान एक फेवर करेगा आप पे, चाहे वो आपका शौहर है, आप बीवी हैं, जो भी है। एक दफ़ा आपने अपना सब कुछ करके और अपने टाइम को ज़ाया करके अपने हस्बैंड के लिए कुछ किया, और उसने आगे से थैंक यू भी नहीं बोला, क्या आप दूसरी मर्तबा करेंगे उस पर? आप भी कहेंगे कि भाई जो कुछ तुम कर रहे हो घर के लिए, ये तुम्हें तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, जो कुछ तुम्हारा फ़र्ज़ है, और जो कुछ मैं कर रही हूँ मेरा फ़र्ज़ है। मैं, जब तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते, जब तुम एक थैंक यू तक नहीं बोलते, तो वाई शुड आई डू दैट अगेन? तो कोई भी रिलेशन चाहे कितना ही क्लोज क्यों ना हो, ये चीज़ें मैजिक वर्ड्स है जो हमें ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए। थैंक यू, सॉरी एंड प्लीज़। अब ये मैजिक वर्ड का अगर हमारे स्कूलों में सिखाया जाए मगरबी तालीम के हिसाब से कि नो सॉरी एंड नो थैंक यू, तो क्या हम बच्चों को सही रास्ता बता रहे हैं? क्या वो लाइफ को सक्सेसफुल गुजार सकता है बगैर इन मैजिक वर्ड्स को इस्तेमाल किए? कभी भी नहीं गुजार सकता। अब अगर आपको कसौटी देखनी है तो वो कौन सी कसौटी है जिस पे हम रहकर हम इन प्रोवर्ब्स को क्लैश करते हुए देखकर हम सही डिसीजन ले सकते हैं कि हमें ये प्रोवर्ब्स यूज़ करने चाहिए अपनी रियल लाइफ में या नहीं करने चाहिए। तो एक कसौटी मैं आपको बताती हूँ, दिन रात की कसौटी है। 5 मरतबा उस कसौटी को हम लोग रट्टा फाई करके बोलते हैं, रट्टा फाई करके। हम 5 दफ़ा तो क्या, अगर मैं 5 दफ़ा, तो वो होगा जो कभी कभार इसको इस्तेमाल करता होगा। अक्सर हम 5 दफ़ा नहीं, बल्कि मेरे ख्याल में तो, जैसे कि मेरी हैबिट है कि मैं रात को उन कसौटी के मैजिक वर्ड्स को, मैं रात को 50-50 टाइम्स, 4-5 ऐसे वर्ड है जो मैं पढ़ती हूँ। तो जो वर्ड्स आप 50-50 टाइम्स यानी 200-250 टाइम्स रोज़ाना पढ़ेंगे, तो इसका मतलब है कि आप उस बात पे यकीन रखते हैं ना, आप उस बात पे यकीन रखते हैं, और आपको ये एक फॉर्मूला ऐसा बताया जा रहा है कि जिसके ऊपर टिक कर आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बहुत आसान फॉर्मूला। अब थैंक यू एंड सॉरी बोलना चाहिए या नहीं, आप मुझे एक बात बता दें।
अगर ये इतना आसान होता या इंसान की फितरत इतनी अच्छी होती, इतना फरिश्ता सिफत होता है कि उसे ना थैंक यू की ज़रूरत है, ना उसे प्लीज़ बोलने की ज़रूरत है, आप कितना भी उसका दिल दुखाएं उसे सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप वो कितना भी आप पे मेहरबानियाँ करे, कितनी कुर्बानियाँ दे दे, आपको उसको थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये सिलसिला क्यों है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी सी बात में हमारी ज़िंदगी गुजारने का तरीका समझा दिया। क्यों हम अल्लाह ताला को गुनाह करने पर तौबा अस्तगफिरुल्लाह बोलते हैं? अगर ये फॉर्मूला प्रोवर्ब सही होता तो अल्लाह ताला को हमारे सॉरी की क्या ज़रूरत है, जबकि फरिश्ते हर वक्त उनकी इबादत करते रहते हैं। हम तौबा अस्तगफिरुल्लाह क्यों बोलते? हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह क्यों बोलते? हम अल्हम्दुलिल्लाह क्यों बोलते? ये सब चीज़ें हमें एक सिंपल सी चीज़ें हैं जो हम दिन में शायद अच्छे लोग बहुत सारी मरतबा इस्तेमाल करते होंगे, हर छोटी बात पे बोलते होंगे तौबा अस्तगफिरुल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है, ये सब चीज़ें हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। फिर भी इसके बावजूद हम एक जादूगर के सहर में इस तरह गिरफ्तार होते कि एक तरफ तो हम ये सब इस्तेमाल करते हैं और फिर भी हम कहते हैं कि हमें ज़िंदगी के गुजारने का फ़लसफ़ा नहीं पता, और हम इन प्रोवर्ब्स में घुसे रहते हैं। और हम अक्सर आजकल तो नौजवान नस्ल काफ़ी इस्तेमाल करने लगी, नो थैंक यू एंड सॉरी इन फ्रेंडशिप। हर दूसरा ड्रामा देख लें, हर दूसरे लोगों के मुंह पे देख लें, आजकल यंग जनरेशन हमारी बहुत इस्तेमाल करती है। तो ये मैजिक वर्ड्स बहुत ज़रूरी है। अगर ये ज़रूरी नहीं होते तो अल्लाह ताला हमें ये सब कुछ नहीं सिखाते। अल्लाह ताला हमें ये, हम लोग मामूली सी बात है कि ये जो हम लोग पढ़ते हैं ये क्या है, हम लोग जो पढ़ते हैं ये तस्बीहात है। ये मामूली सी एक बात कि तस्बीहात के ज़रिए हमें ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल रहा है कि हमें ज़िंदगी में किन चीज़ों पे अमल करना चाहिए, कौन से वर्ड्स इस्तेमाल करने चाहिए, कौन से प्रोवर्ब इस्तेमाल करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। तो जो प्रोवर्ब्स को हम रिजेक्ट करना चाहें तो उसका इतना सा आसान सा फ़लसफ़ा है कि देख लें कि अल्लाह ताला ने उस पे क्या हिदायत दी। और ये सिर्फ हमारे मुसलमानों के लिए नहीं है, टेक एनी रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, एनी रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, हर रिलीजन में कहा गया है कि इफ समबडी डू अ फेवर टू यू जस्ट से थैंक यू। रिलीजन हमें सिखाता है शुक्रगुजारी, चाहे वो किसी किस्म का भी हो। हमें सॉरी बोलने का भी वो देता है सबक हर चीज़ में। जैसे क्रिश्चियनिटी में देख लें कि वो लोग कन्फेशन करते हैं। कन्फेशन क्यों करते? वो कन्फेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो कहें कि भाई ये तो मेरा हस्बैंड है, ये तो मेरी वाइफ है, आई डोंट नीड टू से सॉरी एंड थैंक यू टू हर। तो ये सब नहीं होता। तो ज़िंदगी गुजारने का फ़लसफ़ा हमें इतनी छोटी छोटी बातों में अल्लाह ताला ने समझाया। हम तस्बीहात तो दिन रात पढ़ते रहते, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कभी हमने इसकी बारीकी पे गौर किया है कि ये हमें रोज़ाना की ज़िंदगी गुजारने का फ़लसफ़ा बताती है। हमें ये बताती है कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं, अल्लाह ताला क्यों चाहते हैं कि हम उनकी रहमतों का शुक्र करें। अल्लाह ताला हमें ये ज़िंदगी गुजारने का फ़लसफ़ा समझा रहे हैं कि ज़िंदगी गुजारने के लिए हमेशा सिर्फ मेरे ही शुक्रगुजार नहीं रहो, बल्कि एक दूसरे के साथ भी इतना अच्छा तुम्हारा बिहेवियर होना चाहिए कि अगर कोई चाहे कितना ही क्लोज रिलेशनशिप हो, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो सॉरी बोलें। ये ना समझे कि वो खुद ब खुद समझ जाएगा और बात ख़त्म हो जाएगी, कि चल जाता है कि नो सॉरी एंड थैंक यू। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो अल्लाह ताला भी हमसे ये उम्मीद ना रखते कि हम तौबा अस्तगफिरुल्लाह करें और हमें माफ़ी दे और उसके अलावा हमें थैंक यू बोले, शुक्रगुजारी हम करें। ये सब चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं होती। ये तस्बीहात जो हम दिन रात पढ़ते रहते हैं, इनकी बारीकी को समझें। अब इसमें एक बताऊंगी, कुरान मजीद में एक आयत का तर्जुमा बताऊंगी। सातों आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनमें है सब इसकी तस्बीह करते हैं, बल्कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो इसकी हमद के साथ इसकी तस्बीह ना कर रही हो। लेकिन तुम इन तस्बीहात को समझते क्यों नहीं? ये कुरानी आयत है। अब ये इसमें साफ बताया गया है कि हमें क्या मैसेज दिया जा रहा है इन तस्बीहात से। एक हदीस से ये भी पता चलता है कि चूंटियाँ भी अल्लाह ताला की तस्बीह करती थी। इसीलिए जब किसी ने बहुत सारी चूंटियों को आग लगाकर जला दिया तो कुरान मजीद में बाकायदा एक आयत बयान हुई कि तुमने एक ऐसे ग्रोह को जला दिया है जो हमारी तस्बीह किया करती थी। और कहा गया कि अगर किसी जानदार को आग लगाकर जला देना बड़े गुनाहों में से एक है। एक आयत में यह भी फरमाया गया कि अल्लज़ीना यामलू अर्शु व मन हवाला यज़बहूना बहमदे रब्बहुम, यानी जो फरिश्ते अर्श उठाए हुए हैं और जो वजूद इसके गिर्द हैं, ये सब लोग अपने परवरदिगार की हम्द के साथ तस्बीह करते हैं। तो ये इससे हमें सबक मिला कि ये मैजिक वर्ड्स, जब आप एक ही प्रोवर्ब मैंने तो आज चैलेंज किया है, नो सॉरी एंड नो थैंक यू, ये वो मैजिक वर्ड्स है जिससे हमें मना किया जा रहा है, लेकिन यही वो मैजिक वर्ड्स है जो हमें दुनिया में भी काम आएंगे।
दुनिया में भी जब हम किसी को सॉरी या थैंक यू कहेंगे तो देखिए कि एक पल में सालों की दुश्मनियाँ, सालों की गुनाहों की ऐसा लगता है कि हमें माफ़ी मिल गई है। और मैं ये एक वाक़या भी सुनाऊंगी। सही मुस्लिम में बयान हुआ कि जई नाम कबीले की एक औरत से जो शादीशुदा थी, उसने अपने शौहर से बेवफाई की, उसकी गैर हाजिरी में बुरे काम किए। जब उसके ज़मीन ने मलामत की तो वो हमारे प्यारे रसूल के पास दौड़ी भी आई और सारा मामला बताया। हालांकि उसके गुनाहों का कोई गवाह नहीं था, ये उसके ज़मीर की मलामत थी कि वो उन गुनाहों के लिए सॉरी करना चाह रही थी। अब ये सॉरी की कितनी अहमियत है, अब ये इस वाक़े से आपको पता चलेगा। जब वो रसूल अल्लाह के पास आई तो वो प्रेग्नेंट थी, बच्चे का कोई कसूर नहीं था। रसूल अल्लाह के पास आई तो रसूल अल्लाह ने कहा ये बच्चों को, चूँकि प्रेग्नेंट है, मैं इसे कोई सज़ा नहीं दे सकता। इसको उन्होंने कहा रसूल अल्लाह ने कि तुम प्रेगनेंसी के बाद आना, जब डिलीवरी हो जाए। उन्होंने कहा कि विलादत के बाद आना। कुछ अरसे बाद वो औरत नहीं आई, मगर एक और औरत पैगाम लेकर आई कि वो आखिरी सांसें ले रही है और उसकी दरख्वास्त है कि मैं आपसे वादा लेकर आऊँ कि उसकी नमाज जनाजा आप पढ़ाएंगे। उमर बिन खताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैरान हो गए ये बात सुनकर, जब हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत की नमाज जनाजा पढ़ने के लिए वादा दे दिया। उमर बिन खताब जब हमारे प्यारे रसूल ने वादा किया कि इस औरत का नमाज जनाजा आप पढ़ाएंगे, तो वो सहाबा ने फ़ौरन सवाल किया कि ए रसूल अल्लाह, एक गुनाहगार औरत की नमाज जनाजा आप पढ़ाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, इस औरत की तौबा इतनी सच्ची थी, इतनी सच्ची तौबा थी कि मदीने के 70 लोगों में अगर तकसीम कर दी जाती तो उनके तमाम गुनाहों की मगफरत के लिए काफ़ी थी, और जबकि उसके गुनाहों का कोई गवाह भी नहीं था। तो इस बात से ये जाहिर होता है कि ज़रूरी नहीं कि आपकी गलतियों का, आपने किसी का हक मारा, किसी का दिल दुखाया, किसी के साथ नाइंसाफ़ी की, उसका कोई गवाह हो तभी आप माफ़ी मांगे, या कोई आपसे नाराज़गी या गुस्सा बताए तभी आप माफ़ी मांगे। वरना अंजाम यह है कि आप दूध के धुले कोई भी नहीं होता। कोई गुनाह, कोई गलती हो भी सकती है, अल्लाह के आगे भी गिड़ा कर माफ़ी मांगना कि एक वो औरत जिसने इतनी गुनाहगार थी, उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ने की हामी भर ली, तो ये देखें कि तौबा में कितनी ताकत है और कितनी अहमियत है। अब मैं यही कहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, तो ये अपने अल्फाजों को इस्तेमाल करना सीखें, और जब भी कोई आप मगरबी मुल्क से कोई ऐसा सबक सीखें, जस्ट टेस्ट इट। और टेस्ट कैसे करेंगे, आप कौन सी कसौटी इस्तेमाल करेंगे? हमारे कुरान मजीद की, हमारे को जिस तरह हिदायत की गई है नमाज पढ़ने की, हमें जिस तरह तस्बीहात के बारे में बताया गया है, तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, शुक्रन, अल्हम्दुलिल्लाह, इन सब का एक मीनिंग है। जो भी हमारे को ऊपर से हमारे अल्लाह ताला ने हमारे लिए भेजी है, कोई एक नुक्ता, कोई एक लफ्ज़, कोई एक तस्बीहात, कोई एक चैप्टर, कोई एक वर्ड भी बेवजह नहीं है। अगर आप वाकई कुरान को एकदम बारीकी से पढ़ें, अपनी इबादत पे गौर करें, तो हर चीज़ हमें एक सबक देती, और ये सबक हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए काम आएगा, ताकि हम जब ऐसी ज़िंदगी गुजारें जिसमें ये सबक को, हम तस्बीहात को इस्तेमाल करें, तो हम आगे जाके किस तरह कर सकते हैं। अब एक गाना मुझे याद आ रहा है, सॉरी ये बात तो मैं मज़हब की कर रही हूँ, लेकिन एक गाना है जो मैं अक्सर सुनती हूँ। अगर आप सुनेंगे ना तो उसके वर्सेस पे आप गौर करेंगे तो आपको बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैं ये गाना जब भी सुनती हूँ मैं अपने अल्लाह से बहुत करीब हो जाती हूँ। और ये गाने के कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, जैसे कि हम ज़माने में कुछ ऐसे भटके। आप गाना बजाएंगे थोड़ा सा? अब तो उनकी भी गली याद नहीं, तो ये तो बेशक महबूब को याद कर रहा होगा, लेकिन इसका ये जो 2 लाइनें सुनकर मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम उस शराबी की तरह हैं जो शराब खाने से निकल रहा है और उसे ये याद नहीं है कि उसका नाम क्या है, उसे कहाँ जाना है, वो कहाँ से आया था, उसका घर कहाँ है। हम दुनिया में बिल्कुल इसी तरह आए हैं और हम ये दुनिया में इसी तरह भटक गए, जैसे ये शायर कह रहा है कि हम ज़माने में कुछ ऐसे भटके कि अब तो उनकी गली भी याद नहीं। यानी हमें ना ये तस्बीहात की समझ है, रट्टाफाई किए जा रहे, एक शराबी की तरह बकबक किए जा रहे हैं, बकबक किए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं सब कुछ, लेकिन उनके मीनिंग हमें नहीं पता,
उनके मीनिंग हमें नहीं पता। तो ये वर्ड्स जब भी मैं सुनती हूँ इस गाने का, मुझे इंसानों का याद आता है कि शायद हम इंसान इसी तरह गुजर रहे हैं, इसी मुश्किल से गुजर रहे हैं। फिर उसका एक और वर्ड है जो मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी। ये वर्स आपको क्या सबक देता है? कट गई उम्र किसी तरह कटी, वो बुरी थी या भली याद नहीं। ये एक शुक्रगुजार मुसलमान की डिटेल्स बता रहा है। अकॉर्डिंग टू मी, जब मैं ये गाना सुनती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि इंसान की सोच ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया में मेहमान बन के आए थे, बुरी गुजरी या अच्छी गुजरी, अब हमें कुछ याद नहीं और ना हम याद करना चाहते। कट गई उम्र किसी तरह भी कटी, वो बुरी थी या भली याद नहीं। एक अच्छे मुसलमान को, एक शुक्रगुजार मुसलमान को हर हाल में खुश रहना चाहिए और हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि अल्लाह तू जिस हाल में हमें रखे हम खुश हैं। मेरा आज का यही टॉपिक था कि मैजिक वर्ड्स का इस्तेमाल सीखिए और अपनी हर सिखाई हुई जो दुनिया में आप कुछ सीखते हैं उसको हमेशा अपने रिलीजन के, चाहे आपका कोई भी रिलीजन हो, उसकी कसौटी पे रख कर, उसे मीज़ान की तरह तोल कर फिर उसको अपने रेगुलर लाइफ में यूज़ में लाएं। बहुत ही ज़बरदस्त आपने एग्जांपल्स के साथ ये इतनी अमेजिंग बातें कि मैं ख़ुद भी शॉक और सरप्राइज़ हो जाता हूँ कि आपके जो मैसेज होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, मज़हब को भी, आप कल्चर को भी, अपने सोशल वैल्यूज़ को भी, सब चीज़ों को मिला के जो आप जो बात करती हैं सुनने वालों के लिए इट्स रियली शॉकिंग, इट्स अमेजिंग। चलिए, ओके, मेरे लिए कॉल आ रही है। सोनी धरती और अनैर। हेलो हेलो, सोनी धरती और अनैर। आप ऑन एयर हैं हमारे साथ। सोनी धरती और अनैर। हेलो हेलो जी, हेलो जी जी। आप क्या हैं? आप शायरा हैं, अदीब हैं, फिलासफर हैं, क्या हैं आप? बस अल्लाह ने जो बनाया है वो हूँ मैं। इतना खूबसूरत प्रोग्राम किया है आपने, अनबिलीवेबल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। समझ में नहीं आ रहा किस तरह आपकी दाद दूं आपको, किस तरह आपकी तारीफ करूं। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे और आप ऐसे ही खूबसूरत प्रोग्राम करते रहें। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। सोनी धरती और अनैर, इनके टॉक शो की तो मैं कादर बात कर रहा हूँ। जी कादिर भाई। जी बहन, वो क्या हुआ आज इत्तेफाक से मैंने दूसरे स्टेशन में फोन सुनी आप बात मेरी फोन से, और मैंने दूसरे स्टेशन फोन किया, सब्जिया नाम की कोई और। आप दूसरे स्टेशन की क्यों स्टेशनों बात की कर रहे हैं? हमारे हमारे से बात ना साथ करें। आप अपनी बात करें, जो भी आपने हमारे को राय दें अपने शो पे। बहुत सारे शोज चलते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। अब हमारे शो की बात करें, हमारी बात करें। पता नहीं ये बहरहाल कादिर भाई शायद, आई डोंट नो, लेकिन मैं अपने जो है ना वो पॉलिटिकल तबसरे शुरू करने से पहले, पनामा लीक्स पे बात करने से पहले, नवाज शरीफ को जो आज बुलाया गया है असम्बली में और वो सवालात के जवाब देने वाले, उससे पहले मैं सिर्फ अपने सुनने वालों के साथ एक सवाल करना चाहूँगा। जी आप कॉल ले लें, फिर मैं सवाल करता हूँ। ये अगर कादिर भाई हैं तो उनको काट दीजिएगा। नहीं, आपसे क्या कादिर भाई, आप किसी और शो की हमारे शो में बात ना करें। वी रियली डोंट लाइक दैट। वो हमें किसी से कुछ नहीं लेना देना, अपना सोनी शो धरती करके और अपनी अनैर। बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वो कादिर भाई ने कॉल क्या करी, उन्होंने आपके ऊपर सारा इल्जाम लगा दिया कि आपने वो कॉल कराई है उनसे। अच्छा, पता वो नहीं, बच्ची थी, वो पता नहीं क्या लोगों को लताड़ रही है और बोल रही है कि छोड़ें। आप नफ्सियात का एक लफ्ज नहीं आता और आप माहिर नफ्सियात बनती हैं और पता नहीं क्या क्या बातें करके। चलें छोड़े, मैंने कहा ना हम दूसरे शो की कोई बात नहीं डिस्कस करना आप चाहते। तो 7 दिन भी रेडियो नहीं कर सकते। हम तो 7 साल, हमारे को अभी 26 मई को 7 साल कंप्लीट हो ये जाएंगे। ऐसे लोग हैं जो हमारे से सीख के फिर तोते की तरह रट्टाफाई करके बोलते हैं। इसीलिए जो है ना हम इस कम्युनिटी से थोड़ा कट के इसीलिए रहते हैं कि ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें हमें पसंद नहीं है। अपना काम करें, अपना पैगाम फैलाएं, अपने मुतालिक बात करें, जो भी करना है। इसीलिए हम कम्युनिटी से जो है ना वो कट जाते हैं, क्योंकि ये लोग अपनी हरकतों से कभी ना बाज आए हैं,
ना आएंगे, इसीलिए हमने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बना ली। बहरहाल मैं जो है ना वो पॉलिटिकल तबसरे करने से पहले जो है ना वो एक सवाल अपने सुनने वालों के साथ करना चाहूँगा कि उस मुल्क का नाम बताएं जहाँ आवाम के नुमाइंदे आवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ लेकिन आवाम के वोटों से ही मुंतखब होते हैं, और फिर आवाम अपने ही मुंतखब करदा नुमाइंदे को 5 साल तक गालियाँ देती है। क्या बताएं आप वो कौन सा मुल्क है? मैं बता दूं? नहीं, किसी एक से मुझे जो है ना वो सोनी जवाब दत्ती चाहिए। और अनैर। जावेद साहब को मतलब बहुत बहुत शुक्रिया। ओह माय गॉड, ये तो अब तुम्हारा टाइम जाया कर रहे हैं। चलो अब आप बोलो। बहरहाल हाँ सबके जहन में आ गया, अगर कोई नहीं भी बता रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक सोनी दत्ती और इस अनैर सवाल के साथ सबके जहन में एक ही बात आई पहले होगी। तो जी। पहले तो आप ये भूल जाएंगे उनको कोई वोट देता है, वो जाली वोट डाल के आते हैं। अच्छा, उनको कोई वोट नहीं देता। मैंने सिर्फ मुल्क का नाम पूछा है ना जावेद भाई, नाम बताएंगे आप मुल्क का? हाँ नहीं, इतने अच्छे मुल्क का नाम मैं अपने मुंह से नहीं लेना चाहता, क्योंकि ठीक। उनके लिए भी, हुक्मरानों के लिए कोई बुरी बात निकल जाएगी, कोई गालियां उल्टी सीधी पड़ेंगी उनके ऊपर। मुझे उनके ऊपर बड़ा गुस्सा है। मुझे ठीक है, चलें, वो जो भी आपने बात कह दी वो कम्प्लीटली जो नुमाइंदगी कर गई, और सब जितने सुनने वाले हैं उनके जहन में सिर्फ एक ही बात आई होगी कि जहाँ अवाम के नुमाइंदे अवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ लेकिन अवाम के वोट से ही मुंतखब होते हैं, लेकिन 5 साल तक फिर उसको गालियाँ भी पड़ती रहती हैं। यही हाल जो है ना पनामा लीक्स में हो रहा है। पनामा लीग से मजीद नाम और सामने आते जा रहे हैं। अपोजिशन और हुकूमत इस मामले पे एक दूसरे के सामने खड़ी है, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इमरान खान भी चोर हैं, इसकी बहन के ऑफशोर अकाउंट हैं, जहांगीर तरीन की ऑफशोर कंपनी है। पूरे महीने से एक दूसरे पर ये जो है ना ऑफशोर कंपनी का कीचड़ उछाला जा रहा है। और ये हमारा वो जो है ना फेवरेट, चाहे वो एक आम आदमी हो उसका भी फेवरेट काम यही है, एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, और हमारे पॉलिटिशियंस हो उनका भी यही काम है, एक दूसरे पे कीचड़ उछालें ज़रूर। इल्ज़ामात की बारिश है, तहकीकात की बात की जा रही है, कमीशन बनाए जा रहे हैं, 7 नुकात पेश किए जा रहे हैं। बहरहाल मैं तो नहीं कहूँगा कि नवाज शरीफ करप्ट है, नहीं है, ये मैं नहीं कहूँगा कि करप्ट नहीं हो, करप्ट है, उन्होंने कोई पैसा नहीं खाया, ये भी नहीं कहूँगा। बल्कि सिर्फ एक बात पूछूंगा कि कोई ऐसा पॉलिटिशियन बता दें जिसने करप्शन ना की हो, जिसका जितना बड़ा ओहदा उसकी इतनी बड़ी करप्शन। लेकिन अगर हमारे मुल्क में करप्शन की बेस पे किसी को भी ओहदे से फारिग कर दिया, जैसे इनको कहा जा रहा है ना कि आप जो है ना वो ओहदा छोड़ दें इसलिए कि आपने करप्शन की है, आपने ऑफशोर अकाउंट बनाया, कंपनी है आपके पास, तो मेरा ख्याल है कि पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट है ना, वो पूरी गवर्नमेंट, पूरी काबीना खाली हो जाएगी, पूरे ब्यूरोक्रेट्स घर चले जाएंगे और ये ओहदे हमेशा के लिए खाली हो जाएंगे। क्या इमरान खान के पाए के और क्रिकेटर नहीं गुजरे हैं ना, बड़े बड़े क्रिकेटर गुजरे हैं, ज़हीर अब्बास है, इमरान, जावेद मियांदाद है, और भी बड़े बड़े नाम हैं। क्या वो इमरान खान की तरह जो है ना वो शाहाना ज़िंदगी गुजारते हैं? इमरान खान की तरह बनी गाला के शानदार महल को रहते हैं वो उसमें? तो क्या कभी इमरान खान ने बताया कि जो है ना वो अपने बनी गाला के महल को कैसे अफोर्ड करते हैं? जरदारी एक सिंध का ज़मींदार मगर जायदाद अरबों खरबों की, क्या उन्होंने कभी कौम को बताया कि उनके पास ये पैसा कहाँ से आया? अल्ताफ़ हुसैन मुतवस्सित तबके के लीडर जी, गरीब, वो मोटरसाइकिल पे घूमते थे लंदन में, शानदार ज़िंदगी, प्रॉपर्टीज़, क्या उन्होंने कभी कौम को बताया कि उनके पास पैसा कहाँ से आया? तो फिर नवाज शरीफ ही क्यों बताए कि उनके पास पैसा कहाँ से आया? सिर्फ उनको क्यों जकड़ रखा है सब लोगों ने? मैं गारंटी से कहता हूँ ये बात अपने सुनने वालों के साथ, ये अपनी कौम की भी नेचर जानता हूँ, अपने लोगों की भी नेचर जानता हूँ, मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि अगर आप पनामा लीक्स के वक्त नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं होते तो कोई भी उनसे पूछने की जहमत भी नहीं करता। ये तकरीरें, ये बातें, ये धरने जलसे उनके पैसे का राज जानने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए इमरान खान साहब का ड्रामा है। आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते कि अगर नवाज शरीफ इस वक्त इक़्तिदार में नहीं होते तो कोई उनकी ऑफशोर कंपनी के इतने 257 नेम्स आ चुके हैं और किसी के मुतालिक कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ नवाज शरीफ इसलिए कि वो इक़्तिदार में बैठे हुए, उनको हटाओ और ख़ुद बैठ जाओ, यही सारा सिलसिला चल रहा है ना। हालांकि इतनी बड़ी जो पाकिस्तान को बदनाम करने में नाम नंबर 1 आगे शर्मीन उबैद, 1 ऑस्कर अवार्ड, 2 ऑस्कर अवार्ड, उनकी भी वालदा का नाम ऑफशोर अकाउंट में आ गया, तो वो तो एक क्लियरली सबको पता है कि एक जो है ना वो मुतवासित घराने की मीडियोकर शर्मीन उबैद है, उसके पास कहाँ से इतना पैसा आ गया कि वो ऑफशोर कंपनी खोल के बैठ गई उसकी वालदा। ये इन्हीं लोगों से लिया होगा ना, ये जो यहूदी लॉबी के लिए काम कर करके जो फिल्में बना के मुसलमानों के खिलाफ पेश करी, ऑस्कर अवार्ड लिए, उसके बदले में जो अंडर द टेबल उनको पैसे मिले वो उन्होंने ऑफशोर कंपनी बना के उधर छुपा दिए ना। अगर वो सामने रखती तो पता चल जाता, तो उस पर तो किसी ने बात नहीं करी।
तो ये सिर्फ नवाज शरीफ के खिलाफ जो सारा लोग मुहासरा करे बैठे हैं, नवाज शरीफ के अच्छे कामों को देखें, मुल्क की सूरत हाल को देखें, तरक्की को देखें, सब कुछ देखें। मैं ये नहीं कह रहा कि वो करप्ट नहीं है, करप्शन है। और मैंने ये भी कहा कि अगर करप्शन की बेसिस पे सबको फारिग करना शुरू होंगे तो पूरी पूरी की पूरी कैबिनेट, पूरी की पूरी काबीना घर चली जाएगी, हर आदमी घर चला जाएगा, पूरे ये जो है ना जितने ओहदे हैं सब खत्म हो जाएंगे। अगर आप अब आपको कोई राय देनी है जो आप बहुत देर से सोनी दत्ती और अनर, हेलो, ये खत्म करेंगे या किसी को? मैंने कर दी नहीं नहीं, आप बोले 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 बोले। बाकी बहरहाल अगर ये हुकूमत में नहीं होते तो ये तो कभी भी उधर नहीं आ सकते थे। इसमें इनका नाम, बाकी लोगों के तो इंडिविजुअल नाम है, इनके तो पूरे खानदान का है, जरदारी के, और इनके तो पूरे खानदान का है, मियाँ बीवी बच्चे सबका नाम है इनका। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट मेरी बात तो सुन ले। इमरान खान की बहन का नाम है ऑफशोर में? इमरान खान की बहन का मुझे नहीं पता। अच्छा, बता रहा हूँ ना, जहांगीर खान है जो इनके, वो क्या नाम है, जहांगीर बदर, उनका नाम है? अलीम खान का है कोई? अलीम खान का भी, अलीम खान 10 करोड़ रुपए दे के वो सीट के लिए जो है ना खड़ा था, उसका भी नाम है ना? हाँ। तो फिर सारे लोगों के नाम मौजूद हैं, तो खाली नवाज शरीफ ही क्यों अपने जो है ना, सारे बच्चों के नाम है, जबकि नवाज शरीफ का नाम नहीं है? नवाज शरीफ अपने बच्चों के नाम कर रहा है ना। तो बच्चे तो ग्रोन अप है, इंडिपेंडेंट है, वो तो अपना कारोबार करते हैं, उसमें नवाज शरीफ को क्यों पकड़ा? मैं नवाज शरीफ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक पॉइंट को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने सुनने वालों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर नहीं गुस्सा नहीं, मैं बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहा हूँ। अगर वो अब जो है ना मुल्क के वजीर आजम होने की वजह से सारे फेस कर रहे हैं सारी बातें, तो मेरा ख्याल है वजीर आजम होने की वजह से उन्होंने पैसा मारा है। अगर वजीर आजम नहीं होता तो पैसा आता भी नहीं इनके पास। वजीर आजम होने की वजह से तो पैसा, पहले भी बहुत रिच फैमिली से ताल्लुक है उनकी। नहीं, आपकी गलतफहमी है। सिर्फ इत्तेफाक इंडस्ट्रीज जो थी वो लोहे बनाने की, ताले वाले बनाने की, चाकू छुरियां बनाने की कंपनी थी। सब पता है मुझे, सब फादर के जमाने की पुरानी फोटो है फेसबुक वगैरह पे, सब पता है मुझे। फेसबुक पे फोटो भी देखी जब फादर उनकी जो है ना मेहनत किया करते थे, खुद ही हाथ से छुरियां बना करते, सब पता है मुझे, एवरीथिंग आई नोज इट। अगर ये 3 दफा बादशाह नहीं बनते, चौथी दफा नहीं बनते, तो इनके पास इतना पैसा आता भी नहीं है। जावेद भाई, मैं होल्ड करें, मैं दूसरी कॉल ले लूं एक? हाँ। सोनी दत्ती और अनर, वालेकुम सलाम। कह रहा हूँ कि आपका टॉक शो इतना अच्छा था कि कभी कभी ये लगता है कि आप उसको पढ़ के या सोच के आते हैं, या खुद ब खुद आपके गले से या आपके नहीं सारी बातें निकलती जाती हैं। सिर्फ सोच के आती हूँ, बाकी पॉइंट्स तो मैं खुद ही बोलते हैं तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं एक कुदरती आपके गले में से ऐसी सारी बातें निकलती है कि जो शायद किसी की और के दिमाग में शायद कभी ना भी आती हो। चले ना, तो मैं आप लोगों को बता के बहुत शुक्रिया। सोहेल भाई का जवाब मैं ये दूंगा कि सोहेल भाई की 2-3 बात ऐसी कर दी, लेकिन सोहेल भाई शायद किसी को बोलने तो शायद कोई बोले। जी बोले। टाइम आपके पास है, मैं खामोश हूं। कहते हैं कि आपने किसी को 5 साल के लिए वोट दिया और फिर आपको गालियां देते हैं, तो मैंने जिस चीज के लिए वोट दिया है अगर वो काम वो ना करे और उसके उल्टा वो काम करे तो डेफिनेटली मुझे बोलने का हक तो है ना कि भाई मैंने आपको इस चीज के लिए वोट नहीं दिया। जी बिल्कुल है। फिर आपको मैं 5 साल क्यों दूं? अगर मैंने आपको 5 साल के लिए इसलिए रखा है कि आप उसको अच्छी तरह उपयोग करें, और अगर आप मुल्क को उसमें बेच डालते या मुल्क के टुकड़े कर डालते तो मुझे बोलने का हक होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको वोट दिया है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, वो वोटों से आते नहीं, वो भी जावेद भाई की बात सही है। तीसरी बात आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल के उनसे क्यों शुरू किया जाता है? उनसे इसलिए शुरू कराया जाता है कि अगर वो नहीं होते प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर और तो वो ऐसे आम आदमी होते, अगर उनसे पूछा जाता तो पता है वो क्या कहते हैं? तो पहले अपने प्रेसिडेंट को तो पूछो, 3 महीने तक आप मेरे पास आओ, पहले उनसे तो बात करो। जब वही करप्टेड है तो अवाम पे क्या वो रखोगे एक्सपेक्ट कि तुम वो सही रहे? तो शुरू तो डेफिनेटली बड़ों से किया जाता है, कोई छोटे लोग जवाब देंगे, वरना तो कभी भी नहीं होगा। तीसरी बात आप कह रहे हैं कि ये अगर नहीं किया जाए आपके हिसाब से, तो क्या जिंदगी भर सालों साल तक इसी तरह रहेगा क्या पाकिस्तान? कहीं ना कहीं तो सुधरना है ना। और मैं कहता हूँ अगर आपका ये सवाल है कि सारे करप्टेड है, लेट्स गो, तो सबको निकालो, सारे के पीछे पड़ो, लेकिन किसी को तो करना पड़ेगा ना। और ये कुदरती जब हो रहा है तो होने दो, ताकि एक साथ सारे आ गए ना। मैं एक बात सुन खालिद भाई, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ खालिद भाई बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। 1 मिनट रह गया, सिर्फ इतनी सी एक बात का जवाब दे दूं। अगर इस करप्शन के खिलाफ अवाम खड़ी होती तो जिंदाबाद। इस करप्शन के खिलाफ अवाम नहीं खड़ी है, बल्कि वो लोग खड़े हैं जिनको इख्तिदार चाहिए। इख्तिदार के, अगर इख्तिदार के लिए इसके करप्शन के खिलाफ खड़े हैं तो मैं इस करप्शन के खिलाफ हूं।